नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी बीटी और बिहार सचिवालय के लिए पॉलिटी में आज हम लोग पहले अध्याय से शुरू कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है संविधान सभा। इसे हम लोग अभी ही याद कर लेंगे। आप मेरे साथ इसको 2-3 बार ज़रूर दोहराइएगा। ज्योग्राफी में देखिए, हम लोगों ने जो है उत्तर भारत के मैदान को कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री में मिडाइवल इंडिया, आपका मुग़ल और दिल्ली सल्तनत हो चुका है। उसमें हमें 1-2 अध्याय और पढ़ने हैं। तो अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं ताकि इंटरेस्ट जो है बना रहे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें। इस बार इस टॉपिक से बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया था, देखेंगे वो आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा। के एम मुंशी ने संविधान को देश की आत्मा कहा था। पहला प्रश्न आपसे यही बन सकता है कि निम्न में से किसने संविधान को देश की आत्मा कहा था। तो ध्यान रखिएगा, संविधान को देश की आत्मा कहा था के एम मुंशी ने। के एम मुंशी ने क्या कहा था? संविधान को देश की आत्मा। आगे कहता है कि 1896 में बाल गंगाधर तिलक प्रथम भारतीय थे जिन्होंने स्वराज विधेयक में संविधान की मांग की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। सवाल आपसे पूछ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग कब की थी? तो 1896 में। सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि किस विधेयक के माध्यम से की थी? तो ध्यान रखिए, स्वराज विधेयक के माध्यम से। बात करें संविधान की तो देखिए, कहता है कि किसी देश के शासन को चलाने के लिए संविधान सबसे आवश्यक तत्व होता है। संविधान लिखित अलिखित नियमों एवं कानूनों का एक समूह होता है। संविधान देश की मूलभूत विधि होती है। इसी के द्वारा शासन के अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका की स्थापना की जाती है एवं जनता तथा सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण किया जाता है। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि जनता तथा सरकारों के मध्य संबंधों का निर्धारण करने में सहायक होता है तो वो होता है संविधान। आगे कहता है, देखिए 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि किसने कहा था कि संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि संविधान को देश की आत्मा किसने कहा था? के एम मुंशी ने। फिर आगे 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माण का प्रयत्न किया गया, लेकिन यह प्रयास जो है असफल रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेहरू रिपोर्ट 1928, ध्यान रखिएगा। सवाल आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के निर्माण का सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया था? तो 1928 में। क्लियर है। आगे कहता है कि स्पष्ट रूप से औपचारिक मुख्य रूप से 1934 में एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की, जो ऑफिशियली मांग हुई थी 1934 में। ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछ लेगा कि संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग 1934 में किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। आगे 1938 में 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। ध्यान रखिए, सवाल अगर आपसे पूछ ले कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा, ये मांग किसने किया था? महात्मा गांधी ने। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार संविधान के निर्माण का प्रयत्न जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिए, मोतीलाल नेहरू, 1928 नेहरू रिपोर्ट। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए जो ऑफिशियल मांग कब हुआ था? तो ध्यान रखिए, 1934 एम.एन. रॉय। और वयस्क मताधिकार के आधार पर बात की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बात करेंगे वयस्क मताधिकार से, तो देखिए इसका अभिप्राय एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत से है, वो भी बिना किसी भेदभाव के। प्रारंभ में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी,
लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 से घटा करके इसको 18 वर्ष कर दिया गया है। कई बार ये सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सवाल कैसे पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु जो है 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन। आगे कहता है कि अगस्त 1940 में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को अस्थायी मंजूरी मिली। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। सवाल आपसे पूछ लेगा कि संविधान निर्माण की मांग की अस्थायी मंजूरी जो है कब मिली थी? 1940 में, ध्यान रखिएगा। आगे 1942 के क्रिप्स मिशन में भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण मंजूरी प्रदान की गई। तो ध्यान रखिएगा, अस्थायी मंजूरी मिला था 1940 में, अब पूर्ण मंजूरी मिला था 1942 क्रिप्स मिशन। कहता है कि ब्रिटिश शासन के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन करेगी और संविधान सभा के द्वारा ही जो है संविधान निर्माण किया जाएगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर यह मांग किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा क्या कहता है, देखिए कि 1946 कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, सभी को पता भी होगा। सवाल पूछता है कि संविधान सभा का गठन जो है किसके आधार पर किया गया था, तो ध्यान रखिए कैबिनेट मिशन योजना 1946। कहता है कि जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, अर्थात भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा इसे मूर्त रूप प्रदान दिया गया है। कैबिनेट मिशन के सदस्य के बारे में भी देखिए प्रश्न पूछता है। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। सवाल आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कैबिनेट मिशन में शामिल सदस्य नहीं था, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों का नाम आपको याद रखना है, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, जिसमें कि अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैबिनेट मिशन जो है ये भारत आया था 24 मार्च 1946 को। ध्यान रखिएगा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और भारत आकर जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा को लेकर कुछ बातें निर्धारित की गई। जैसे क्या कहता है कि संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से किया जाएगा। कैबिनेट मिशन ने प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की मांग को ठुकरा दिया था, ध्यान रखिएगा। तो आपसे अगर सवाल पूछ ले कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ है किस रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। बात करेंगे कुल सदस्यों की, तो देखिए 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देशी रियासत से और 4 कमिश्नरी से थे। इसमें शामिल है दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, बलूचिस्तान। और संविधान सभा एक सदस्य के लिए जो है 10 लाख का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ध्यान रखिएगा कितनी जनसंख्या, 10 लाख। देशी रियासतों के प्रतिनिधि जो हैं ये मनोनीत होंगे। ध्यान रखिए सवाल घुमा के पूछता है किस प्रकार से चुनाव हुआ था इनका, तो ध्यान रखिए ये मनोनीत हुए थे। आगे कहता है कि यहाँ देख लीजिए आप, ये तो मनोनीत हो गए तो बच गया 292 और 4 296। जुलाई 1946 में 296 सीट के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कि कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 और 15 सीट अन्य लोगों को, अन्य पार्टियों को मिली। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। इस दिन पर जो है संविधान पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अब देखेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे कैसे चली है। तो कहता है कि समस्त कार्यपालिका 12 अधिवेशन तथा 165 बैठकों द्वारा संपन्न हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण बैठक हैं उनको भी जानेंगे। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ध्यान रखिए बहुत बार पूछा गया है ये। और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, फ्रेंच मॉडल के हिसाब से, जो सबसे वृद्ध है उन्हें ही जो है बनाया गया था। तो ध्यान रखिए सवाल आपसे पूछ ले कि संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि पहली बैठक या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
आगे कहता है कि आचार्य कृपलानी के द्वारा इनके नाम का प्रस्ताव दिया गया था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुस्लिम लीग एवं देशी रियासतों ने इस बैठक का बहिष्कार किया, ध्यान रखिएगा। आचार्य कृपलानी को भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता माना जाता है। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता के नाम से किसे जाना जाता है, आचार्य कृपलानी को। ये हुआ था पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिए, ठीक 2 दिन के बाद मतलब 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो है दूसरी बैठक हुई। इस प्रकार आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके नाम का प्रस्ताव भी जेबी कृपलानी ने किया था। जेबी कृपलानी को प्रथम वक्ता मानते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, संविधान का प्रथम वक्ता। आगे कहता है कि राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव जेबी कृपलानी ने किया, जिसका समर्थन वल्लभ भाई पटेल ने भी किया था। और दूसरी बैठक में एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि जो दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, इसमें राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने और उपाध्यक्ष की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी इसके उपाध्यक्ष थे। बात करेंगे तीसरी बैठक की, तो ये भी उसकी ठीक 2 दिन के बाद हुआ है, मतलब ध्यान रखिएगा 9, 2, 11, 2, 13। क्लियर है। कहता है कि तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ। इसी बैठक में मतलब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। सवाल आपसे पूछ ले कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे कहता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कब पेश किया गया और कब पारित हुआ, ध्यान रखिए। कहता है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में प्रस्तावना के रूप में वर्तमान में कार्य कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव में किसकी झलक मिलती है हमें, प्रस्तावना की। इसके अलावा यहाँ से जो संविधान निर्माता हैं उनके विचार एवं आदर्शों की अभिव्यक्ति होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई दफ़ा ये सवाल पूछा गया है कि संविधान निर्माताओं के विचार एवं आदर्शों की अभिव्यक्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है, या तो प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव। ध्यान रखिए। कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा, कितने थे, 33। अगर महिला के बारे में पूछ ले तो कुल 15 थी महिला सदस्यों की संख्या। संविधान का जो निर्माण हुआ इसके लिए कई महत्वपूर्ण समितियां बनी, जिससे कि प्रश्न बनते हैं, देखते हैं। पहला है प्रारूप समिति। देखिए, इसे मसौदा समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। सवाल आपको प्रारूप की जगह यह भी दे सकता है, तो नाम में घबराना नहीं है, एक ही नाम है, प्रारूप, मसौदा, पांडुलेखन। कहता है कि प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार नहीं किया, बल्कि इस समिति ने संविधान के प्रारूप पर केवल विचार विमर्श किया था। और संविधान का प्रारूप संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, बेनेगल नरसिम्हा राव। कई दफ़ा ये सवाल पूछा गया है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव थे। आगे कहता है कि बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे घुमा के पूछ सकता है कि वह व्यक्ति जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था लेकिन प्रारूप जो है तैयार किया था, तो ध्यान रखिएगा बी.एन. राव। आगे ध्यान रखिए कि म्यांमार के निर्माण जो है, म्यांमार का जो संविधान निर्माण है, इनमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, बी.एन. राव की। सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति का गठन किया गया था। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। सवाल आपसे पूछ सकता है कि प्रारूप समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, सत्यनारायण सिन्हा की। इसमें कुल
7 सदस्य थे। यह तो बहुत बार पूछा गया है, कॉमन बात है। सदस्यों के नाम अगर जहाँ देखें तो भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुतुल्ला, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। 3 सातों का नाम आपको याद रखना है हर हाल में। भीमराव अंबेडकर, अयंगर, अय्यर, सादुतुल्ला, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान। अब यहाँ पर देखिए एक दो सवाल और बन जाता है। कैसे? सवाल आपसे पूछ लेगा कि बी.एल. मित्र के त्यागपत्र के बाद कौन आए थे, तो ध्यान रखिएगा एन माधवराव। वहीं डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद ये जो है कृष्णमाचारी इनके स्थान पर आए थे। दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि इसके अध्यक्ष थे, इनका जन्म 1891 में हुआ है। ध्यान रखिए मृत्यु 1956 में हुआ था। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण इन्हें भारतीय संविधान का जनक, जननी, वास्तुकार, शिल्पी माना जाता है। तो आपसे सवाल कुछ भी पूछ सकता है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का वास्तुकार किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को। शिल्पी भीमराव अंबेडकर। शिल्पी मतलब निर्माणकर्ता, बनाने वाला। जनक, जननी सब एक ही है, ध्यान रखिए। इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण और समिति थी प्रारूप समिति के अलावा, जैसे संचालन समिति, प्रक्रिया समिति, नियम समिति, झंडा समिति। इन सभी के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। समितियों से प्रश्न बनता है। झंडा समिति तो कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। संचालन, प्रक्रिया, नियम, झंडा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। याद रखने के लिए आप इस तरह रख सकते हैं कि राजेंद्र बाबू झंडा फहराने की प्रक्रिया के लिए नियम बनाइए और संचालन करिए। आप जो है कह रहे हैं कि राजेंद्र बाबू झंडा फहराने की प्रक्रिया के लिए नियम बनाइए और संचालन करिए। तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्लियर हो रहा है। झंडा समिति, प्रक्रिया समिति, नियम समिति, संचालन समिति, राजेंद्र प्रसाद। आगे है संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, वार्ता समिति, राज्य समिति। इन सभी समिति के जो हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान रखिए, इसको कैसे याद रखेंगे आप? सभी संघ का पावर नेहरू जी में है, इसलिए वे राज्यों से वार्ता खुद करते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि सभी संघ का पावर जो है किसमें है? नेहरू जी में, इसलिए राज्य से वो वार्ता खुद करते हैं। जितना भी संघ वाला है उसके ये हेड खुद थे, इसलिए राज्यों से ये डिस्कस भी खुद करते थे। इसके अलावा देखिए कुछ और महत्वपूर्ण समिति है जो कि एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है, जैसे प्रांतीय संविधान समिति। आपको प्रांत मिल जाए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रांतों को एकीकरण, प्रांतों का कल्याण, ये सब सरदार पटेल ने किया है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल। लेकिन अगर आपसे पूछ ले मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, तो जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, ध्यान रखिएगा। और अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक उप समिति पूछे तो एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है कार्य संचालन समिति, के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। आगे देखते हैं। आगे देखिए कैबिनेट मिशन के आधार पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, जो कि 2 सितंबर 1946 को ये गठित किया गया था। ध्यान रखिएगा, अंतरिम मंत्रिमंडल कब गठित किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। इसमें कुछ मंत्री हैं, कुछ विभाग हैं, जो कि एग्जाम में इस बार भी पूछा गया था। लेकिन देखिए इससे पहले वाले स्लाइड में जो हम लोगों ने पढ़ा, जितनी भी समिति, वो आपको हर हाल में ध्यान रखना है, क्योंकि उससे प्रश्न बन जाता है। और प्रारूप समिति से तो बनता ही बनता है, अगर बनेगा तो। यही कि याद रखिए कि 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था सत्येंद्र नारायण सिन्हा की सिफारिश पर। कुल 7 सदस्य थे। अंबेडकर, फिर हमारे थे अय्यर, अयंगर, मोहम्मद सादुतुल्ला, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। ये बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान जो हैं, ये दोनों की जगह पर आ गए थे कौन? तो ध्यान रखिएगा, बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे एन माधवराव और डी.पी. खेतान की जगह पर आए थे टी. कृष्णमाचारी। क्लियर है? इसके अलावा देखिए आपने
राजेंद्र प्रसाद या राजेंद्र से क्या कहा था, राजेंद्र बाबू से, कि झंडा फहराने की प्रक्रिया के लिए नियम बनाइए और उसका संचालन करिए। अर्थात झंडा समिति, प्रक्रिया समिति, नियम समिति, संचालन समिति। क्लियर है। बाकी पंडित नेहरू के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि यूनियन का, सभी संघ का पावर उन्हीं के पास है, इसलिए वो राज्य से वार्ता खुद करते हैं। अर्थात संघ शक्ति, वार्ता समिति, राज्य समिति, ये सारा उनके पास था। वहीं अगर हम लोगों ने देखा था कि प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, ये दोनों था सरदार पटेल के पास। लेकिन जब इसमें उप समिति जोड़ के आ जाए, जैसे मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति तो SC मुखर्जी, इतना ध्यान में रख लेना है। आगे कहता है अंतरिम मंत्रिमंडल की बात करें तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू ये प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का प्रभार था। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, CH भाभा कार्य खनन बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, शायद यही पूछा गया था इस बार, ध्यान रखिएगा। आशफ अली रेलवे, श्रम मंत्री जगजीवन राम, लियाकत अली खान वित्त मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री, फिर है गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो है हमारा अंतरिम मंत्रिमंडल है। इसके अलावा एक और गठित हुआ है जो कि यहाँ आप देख रहे हैं, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। तो इसमें देखिए क्या क्या है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, विदेश मामला भी रहा और राष्ट्रमंडल भी इन्होंने देखा। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो देखिए गृह, सूचना, प्रसारण सहमी रहा। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो खाद्य एवं कृषि। अबुल कलाम आजाद देखिए शिक्षा का विभाग इनके पास आ गया था। इससे पहले वाले में सी राजगोपालाचारी थे। जॉन मथाई, ध्यान रखिए, ये इनके पास है रेलवे एवं परिवहन। इससे पहले जॉन मथाई के पास था उद्योग एवं आपूर्ति। BR अम्बेडकर देखिए विधि मंत्री। श्रम में जगजीवन राम रहे। रक्षा में देखिए बलदेव रहे, सैम रहे दोनों तरफ। स्वास्थ्य में राजकुमारी अमृता कौर। वाणिज्य में SC भाभा। संचार के लिए रफ़ी अहमद किदवई। सवाल आपसे पूछ सकता है कि प्रथम मंत्रिमंडल में संचार विभाग के जो है मंत्री कौन थे। वित्त, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, RK शनमुगम शेट्टी। फिर है उद्योग एवं आपूर्ति, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कार्य खनन ऊर्जा, VN गाडगिल। अब देखिए ऊपर वाला जो अंतरिम मंत्रिमंडल है, इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कई सारे नीचे में सेम ही हैं। 2-4 मंत्री जो है इसमें चेंज हुए हैं, जो कि इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 1952 में विधायिका अस्तित्व में आया। इससे पूर्व विधायिका का कार्य जो भी होता है वो किसने किया था, संविधान सभा के द्वारा ही किया गया था। देखते हैं संविधान सभा ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। बहुत बार इस तरह के सवाल बनते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, कैलेंडर, ये सब कब अपनाया गया, तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज हम लोगों ने कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्लियर है। राष्ट्रीय ध्वज कब, 22 जुलाई 1947। आगे कहता है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान को अपनाया गया। कब, 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, इसी दिन जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। कब, 24 जनवरी 1950 को। क्लियर है। आगे कहता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। इस समय लगभग 16 अनुच्छेद लागू हो चुका था, इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस, विधि दिवस, ये हम लोग मनाते हैं 2015 से। सवाल अगर आपसे पूछ ले
कि आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ध्यान रखिए 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ है। चूँकि 26 जनवरी का डेट इसलिए लिया गया कि इसी दिन जो है लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। कहता है कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। निर्माण में 64 लाख रुपया लगभग खर्च हुआ। संविधान जब बना, जिस समय बना था, उसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग था। वर्तमान में जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर गया है। 444 कहीं कहीं मिलता है, एक बार आप कंफर्म करके ज़रूर बताइएगा। 12 अनुसूची है और 22 भाग है। आगे देखते हैं। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये देखिए ये डेट होता है, कन्फ्यूजन होता है। 22 झंडा आपने 47 रुपये में खरीदा, जिसको फहराने के लिए 50 लोग 24 तारीख को ही आ गए, लेकिन 26 को सभी को चिन्ह देकर अनुमति मिला कि नहीं, 22 पीस झंडा आपने 47 रुपये में खरीद लिया और इसको फहराने के लिए 50 लोग 24 तारीख को ही आ गए, लेकिन आपने क्या किया कि नहीं 26 को आइए, और फिर उन्हें अनुमति मिली। वैसे ये इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। आगे कहता है कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो भी संविधान सभा के कार्य होते थे उससे संबंधित समिति जो थी उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ध्यान रखिए सवाल पूछा हुआ है दोनों कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए ये हो गया कंप्लीट। इसमें से आपका एक भी प्रश्न अगर इस टॉपिक से बनेगा तो नहीं छूटेगा। उम्मीद है कि आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।